हेलो दोस्तों, कोड डिकोड में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन कोर जावा। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन में से है। व्हाई इज द मेन मेथड स्टैटिक इन जावा? व्हाट विल हैपन इफ मेन मेथड इज नॉन स्टैटिक? तो जो हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है वो स्टैटिक क्यों है, उसमें स्टैटिक वर्ड क्यों यूज किया? उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जावा मेन मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द जेवीएम स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द जावा प्रोग्राम। जेवीएम जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि वो हमारे मेन मेथड को कॉल करता है। तो मेन मेथड एक हमारे जावा प्रोग्राम की स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑब्वियसली वी नो दैट वी कैन नॉट कॉल अ मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। हमें अगर मेन मेथड में भी अगर किसी कोई और मेथड को कॉल करना है किसी और क्लास की या फिर सेम क्लास की भी, तो हमें वो मेथड हमें वो क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जिसको हम इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, और फिर वो ऑब्जेक्ट डॉट हम वो मेथड का नाम देते हैं, तब वो मेथड जाके कॉल होती है। तो वही लिखा है, वी कैन नॉट कॉल अ मेथड विदाउट क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास अवेलेबल एट द रन टाइम at the time of starting Java runtime. And we cannot create the object of the main method, right? For calling the main method, we don't have access to that create the object. Okay, so that's why we declare the main method as static. By doing that, JVM can load the class into the main memory and call the main method without instantiating the class. तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा तो उसमें है कि हम पहले सोर्स कोड डॉट जावा फाइल है, फिर उसको डॉट क्लास में कन्वर्ट किया और फिर उसको जेवीएम ने डॉट exe में कन्वर्ट किया। तो क्योंकि हम एक बार हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया, तो तब उसके बाद जेवीएम तो उसका हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। और अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर कोई मेथड या फिर कोई वेरिएबल स्टैटिक होता है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट क्लास नेम का यूज करके वो मेथड को या फिर वो वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो जेवीएम के पास भी ऑब्जेक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं रहती, लेकिन जेवीएम के पास वो क्लास का नाम रहता है। तो जेवीएम क्या करता है, वो क्लास के नाम का यूज करके मेन मेथड को इजीली एक्सेस कर सकता है, अगर वो मेन मेथड स्टैटिक रही तो, क्योंकि स्टैटिक मेथड को ही हम क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए जेवीएम को मेन मेथड एक्सेस करनी रहती है, इसलिए हम मेन मेथड को स्टैटिक रखना ही पड़ता है। इफ वी इफ वी डिफाइन मेन मेथड एज नॉन स्टैटिक, देन जेवीएम वुड नॉट बी एबल टू कॉल इट एंड थ्रो द एरर। क्योंकि हम ऑब्वियसली अगर हमारी मेन मेथड स्टैटिक नहीं रही, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हमारी मेन मेथड को स्टैटिक ना रखे और इसको सेव कर दे, तो अभी अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आया, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास एंड प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। क्योंकि ये मेथड स्टैटिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर आया। ओके, अभी इसको स्टैटिक करने के बाद रन करें तो देखो आउटपुट आ रहा है। तो वही है, इसीलिए हमारी मेन मेथड स्टैटिक चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर, कैन द मेन मेथड बी ओवरलोडेड? मेन मेथड व्हाट इज, तो सबसे पहले आपके ध्यान में यह आ जाना चाहिए कि ओवरलोडेड मतलब मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? मेथड ओवरलोडिंग मतलब द सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। तो yes, overloading the main method is possible in Java, meaning that we can create any number of main methods in a program with different parameters. यहाँ पे जैसे कि हमारा public static void main method है, तो वैसे ही हम यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर यूज करके हम मेथड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम इंट लगे हैं, तो ये भी एक मेथड ओवरलोडिंग ही हो गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट। ओके, तो लेकिन जब भी हमारा जेवीएम हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो वो ऑलवेज जहाँ पे ये स्ट्रिंग args है, इसी मेन मेथड को कॉल करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, तो इसको कवर करना भी जरूरी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस? तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ये क्वेश्चन हर बार आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास आप प्रेशर हो, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो सबसे पहले देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है। इंटरफेस कैन हैव ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिंस जावा इट कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। तो इंटरफेस के अंदर आपको पता ही होगा कि सभी मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट रहती है। तो उसके अंदर हम अगर मेथड का मेथड के आगे अगर अब्स्ट्रैक्ट ना भी लिखे तो वो मेथड अब्स्ट्रैक्ट ही हो जाती है। इसलिए इंटरफेस के अंदर सारी मेथड अब्स्ट्रैक्ट होती है, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जब हम मेथड के आगे अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तभी वो मेथड अब्स्ट्रैक्ट होती है। और जब से जावा 8 आया है तब से इंटरफेस के अंदर हम डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं, जो कि अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहती। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब दो क्लास को एक क्लास का पेरेंट नहीं बना सकते। एक एक मतलब
एक क्लास किसी दो क्लास की चाइल्ड नहीं हो सकती। लेकिन इंटरफेस क्या सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब इंटरफेस में ऐसा पॉसिबल है, अगर दो इंटरफेस है तो एक क्लास वो दोनों इंटरफेस को एक्सेस कर सकता है और दोनों इंटरफेस उसके पेरेंट रह सकते हैं। Okay, abstract class can have final, non-final, static and non-static variable. Interface can have only static and final variable. Abstract class can extend another Java class and implement multiple Java interfaces. Interface can extend another Java interface only. Okay. And abstract class can be extended using extend keyword. Interface can be implemented using implement keyword. Abstract class is used to declare abstract class. Abstract keyword is used to declare abstract class. Interface keyword is used to declare interface class. तो दोनों का मेन डिफरेंस यही है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है और इंटरफेस जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। इंटरफेस के अंदर की सारी मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट रहती है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर की सारी मेथड अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट रह सकती है। ओके, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वह इंटरफेस व्हेन देयर आर अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर इंटरफेस अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है तो इंटरफेस की जरूरत क्या है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास अलो अ डिग्री ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है और इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, इसलिए हमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हुए भी इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। What is the difference between checked and unchecked exception? Checked exception are the exceptions that are checked at compile time. अगर ये एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे ही समझ आते हैं, हम कोड लिखेंगे तो तभी हमें दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, तो हमें वहीं पे हैंडल करना पड़ता है। The classes that directly inherit the throwable class except runtime exception and error are known as checked exception. ये थोड़ी मतलब थियोरेटिकल डेफिनेशन हो गई इसकी, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये एग्जांपल है आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये अपने ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में एग्जांपल बताए तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और कभी कभी इंटरव्यूअर आगे से एग्जांपल पूछता भी है। तो मेन यही है कि चेक्ड एक्सेप्शन है चेक्ड एट कंपाइल टाइम। ओके, सपोज हियर इफ यू वांट टू जनरेट द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, मे बी आई कैन राइट हियर थ्रेड डॉट स्लिप। यहाँ पे मैं कुछ 10 सेकंड का स्लिप दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा तो है लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है और यहाँ पे ओवर करूँ तो यहाँ पे दिखेगा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हमें अभी बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा या तो थ्रोस कीवर्ड से या फिर सराउंड विद ट्राई कैच। हम यहाँ पे सराउंड विद ट्राई कैच करेंगे तो ये ट्राई कैच के अंदर लिखा जाएगा। कमेंट को हटा देते। तो यहाँ पे हमने ये था चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि ये हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ही बता दे रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, तो इसको हमें कंपाइल टाइम के पहले ही हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो ये हो गया चेक्ड एक्सेप्शन। उसके बाद अगर हम अनचेक्ड एक्सेप्शन देखें तो these are the exception that are not checked at compile time but they are checked at runtime. The classes that inherit the runtime exception are also known as unchecked exception. For example, arithmetic exception, null pointer exception, array index, out of bound exception. तो अनचेक्ड एक्सेप्शन का अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल है int a equals to 0, int b equals to 10 और अगर हम system.out.println b डिवाइडेड बाय 0, मतलब b डिवाइडेड बाय a, तो अगर हम किसी भी नंबर को a से डिवाइड करें तो वो मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो पॉसिबल नहीं है और हम फिर भी ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एरर देगा। तो दैट इज द एक्सेप्शन, इट इज अ नोन एक्सेप्शन, राइट? क्योंकि ये हमें पता है ऑलरेडी कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अभी तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन इसके बाद जब हमने ये प्रिंट करने की कोशिश की तो एक्सेप्शन इन द मेन अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, तो ये हो गया अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्योंकि हमने जब कोड लिखा तब हमें पता नहीं चला कि कहाँ यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो हमें पता था, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वी आर नॉट श्योर कि व्हाट काइंड ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन इट कैन थ्रो। तो इसको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो हम प्रोग्राम रन होने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है। तो अभी हमें इसको अभी हैंडल करके फिर से रन करना पड़ेगा। तो वही है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज? तो तीनों वर्ड फाइनल से रिलेटेड है, लेकिन तीनों का यूज बहुत अलग अलग वेराइटीज में है, बहुत अलग अलग जगह पे है, तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो फाइनल कीवर्ड बेसिकली यूज फॉर रेस्ट्रिक्शन। तो
फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ और क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर कांस्टेंट, अगर वेरिएबल के साथ यूज करें तो वो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए होता है, क्योंकि एक बार वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो वो वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने फाइनल वेरिएबल को मेथड के साथ यूज किया तो वो मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, और अगर हमने फाइनल वेरिएबल को क्लास के साथ डिक्लेयर कर लिया तो वो क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। आई होप आपको समझा होगा, क्योंकि वो फाइनल क्लास है तो वो चाइल्ड उसको इनहेरिट नहीं कर पाएगा। अगर वो मेथड फाइनल है तो वो चाइल्ड चाइल्ड क्लास वो मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फाइनल है, उसको चेंज नहीं कर सकते ना। ओके, देन फाइनली कीवर्ड ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है। तो फाइनली कीवर्ड इज यूज विद ट्राई कैच ब्लॉक एंड गारंटीज दैट सेक्शन ऑफ ए कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो किसी भी हालत में एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर ट्राई कैच के अंदर एक्सेप्शन आए ना आए, फिर भी फाइनली के अंदर जो कोड है वो तो एग्जीक्यूट होना ही है, अनलेस एंड अनटिल अगर कहीं पे सिस्टम डॉट एग्जिट ये लाइन हिट नहीं होती तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही। लेकिन अगर फाइनली के पहले ही कहीं पे सिस्टम डॉट एग्जिट अगर किसी ने लिख दिया तो फाइनली वो वन ऑफ द कंडीशन है जब फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होता, अदरवाइज फाइनली एग्जीक्यूट होता ही है। ओके, तो फाइनलाइज का यूज और भी अलग ही जगह पे है। इसका यूज है गार्बेज कलेक्टर में। तो गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल दिस मेथड जस्ट बिफोर द डिलीशन एंड और डिस्ट्रॉइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन सो एज टू परफॉर्म द क्लीन अप एक्टिविटी। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, अगर कोई हमारा वेरिएबल है जो क्लोज नहीं हुआ है ढंग से या फिर जिसका यूज नहीं है तो उसको गार्बेज कलेक्टर हटा देता है मेमोरी से, ताकि हमारी मेमोरी क्लीन रहे, ज्यादा उस पर लोड ना आए। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, वो अपना क्लीन अप एक्टिविटी करने से पहले हर बार फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। तो फाइनल रेस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है, फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है, और फाइनलाइज गार्बेज कलेक्शन में यूज होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन थे जो अभी हमने देखे, ये सभी मेरे मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे बताए, मतलब मैंने निकाले हुए हैं। और ये आपको उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।